बच्चों, आज हम लोग साइंस एकेडमी मिर्जापुर के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इस चैनल पर जो लास्ट वीडियो अपलोड किया गया था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है उस पर बनाया गया था। और उस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया, लाइक भी किया, कमेंट भी किया। बच्चों, कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि सर आप एसिड, बेस और साल्ट इस पर वीडियो बनाइए, और एक बच्चे का कमेंट आया है एमीन पर वीडियो बनाइए। तो बहुत जल्द ये आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, उपसह संयोजी यौगिकों में समवेतता। आज इस वीडियो को क्लियर कर देंगे, इस पूरे टॉपिक को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो एसिड, बेस, साल्ट या फिर एमीन पर, दोनों में से किसी एक टॉपिक पर होगा। बच्चों, आप लोग हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए। ठीक है बच्चों, तो आज का जो वीडियो है वो है, ठीक है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हिंदी में क्या है? उपसह संयोजी यौगिकों, उपसह संयोजी यौगिकों में समवेतता। उपसह संयोजी यौगिकों में समवेतता। बच्चों, ये हमारा वीडियो, ये हमारा टॉपिक है आज का। वैसे ये जो आइसोमेरिज्म उपसह संयोजी यौगिकों में कितने प्रकार की होती है, ये सारा सारणीबद्ध तरीके से पिछली वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। और उसमें केवल यही नहीं बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कौन सी आइसोमेरिज्म होती है भी बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो आज का यह वीडियो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सी आइसोमेरिज्म उपस्थित होती हैं। दूसरी चीज बच्चों, ये यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कक्षा 12 में केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट का सबसे लास्ट चैप्टर उपसह संयोजी यौगिक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से एकदम आना ही आना है। और आईयूपीएसी उपसह संयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है यह भी पिछली वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग जूम कर करके वीडियो को देखते रहेंगे, क्योंकि उतना साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन इंतजाम बहुत जल्द किया जाएगा। ठीक है, हम लोग भी लगे हुए इसी में। आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं समावयवता। समावयवता, ठीक है बच्चों। और ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है संरचनात्मक समावयवता, अंग्रेजी में लिखा गया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरे वाले को कहते हैं त्रिविम समावयवता। हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बच्चों, ये जो वीडियो बनाया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड में समावयवता की जो डिफिनीशन दी गई थी वही डिफिनीशन यहां भी है। समावयवता की परिभाषा में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइसोमेरिज्म हो और चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमेरिज्म हो। ठीक है बच्चों, तो वहां आपको बताया क्या गया था, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो, अणु सूत्र समान परंतु गुण भिन्न भिन्न हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमेरिज्म में आपको यही डिफिनीशन बताई गई थी
और यही डिफिनीशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए समावयवता की परिभाषा क्या होती है, तो आप उनको बताएंगे ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन यौगिकों को समावयवी यौगिक, समावयवी यौगिक और इनका यह गुण समावयवता कहलाता है। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होंगे परंतु गुण भिन्न भिन्न होंगे, उन यौगिकों को समावयवी यौगिक और इनका यह गुण समावयवता कहलाएगा। वहां की डिफिनीशन अलग थी, यहाँ की डिफिनीशन अलग है इसमें। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम्पल है, मतलब डिफिनीशन दोनों का सेम है, लेकिन जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि वहां ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया गया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का उदाहरण था। यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उदाहरण होगा। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा आप नोट करते रहिए फट से तुरंत। तो बच्चों ये जो आइसोमेरिज्म है, जो डिफिनीशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की वही डिफिनीशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, बस उदाहरण अलग अलग हो जाएंगे। वहां भी हमने उदाहरण दिया था, आप जाकर के देख सकते हैं, अणुसूत्र समान थे लेकिन गुण डिफरेंट हो गए थे। यहां पे भी वही देखिए, यहां पे आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, एक यौगिक हमने पकड़ा है CO, ठीक है, CO NH3 का होल 5 BrSO4। ठीक, और इसी के नीचे एक यौगिक और लिख देते हैं CONH3 का होल 5 SO4Br। तो बच्चों ये देखिए, इसमें बड़ा ब्रैकेट आ गया है ना, तो बड़ा ब्रैकेट आने का मतलब कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसकी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहते हैं, इस पे भी पिछली वीडियो बनाई जा चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे ये कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, ये एमीन, ये ब्रोमीन, ये सल्फेट, दोनों सेम है। फर्क क्या है, एक में जो ब्रोमीन है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर, यानी आयोनाइजेशन, जो बड़ा ब्रैकेट है इसको कहते क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर, और जो बाहर का पोर्शन है उसको कहते हैं काउंटर आयन। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन आया है वो आयोनाइजेशन स्फीयर के साथ आया, और यहाँ पे देखेंगे अब बाहर हो गया है। तो बाहर हो गया तो बाहर वाली की प्रॉपर्टी दूसरी हो जाएगी, और जो अंदर है तो अंदर वाली की प्रॉपर्टी दूसरी। तो इन दोनों के सूत्र यानी अणुसूत्र तो समान होंगे परंतु गुण भिन्न भिन्न हो जाएंगे, और यही इसकी डिफिनीशन है। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन यौगिकों को समावयवी यौगिक और उनका यह गुण समावयवता कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ। अब ये जो समावयवता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार का, एक संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता। तो वही डिफिनीशन फिर से बच्चों, जो संरचनात्मक समावयवता की परिभाषा है वो क्या है, ऐसी समावयवता जो उपसर्ग संयोजी यौगिकों के संरचना में भिन्नता के कारण उत्पन्न हो, संरचना में भिन्नता के कारण। और जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का पढ़ रहे थे उस समय भी ये बताया गया था कि जो आइसोमेरिज्म संरचनात्मक वाला होता है वहां कार्बनिक यौगिकों के संरचना में भिन्नता के कारण। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की संरचना में भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होगी उसको संरचनात्मक समावयवता कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये जो होते हैं कुल 6 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हिंदी में इसको कहते हैं आयनन समवयवता। ठीक है, आयनन समवयवता। पुराने वीडियो में इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया, आप वहां जाके देख सकते हैं, टोटल इंग्लिश लिखा जा रहा है ताकि सबको आसानी हो जाए समझने में। आयनन समवयवता। दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट समवयवता। तीसरा है साल्ट या लिंकेज, लवण या बंदी समवयवता।
पॉलीमेराइजेशन बहुलकीकरण समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उपसंयोजी समावयवता, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म उपसंयोजी स्थान समावयवता। ठीक है बच्चों, अब इसी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे आयनन समझौता क्या होती है, कैसे होती है, कैसे ये बात समझ में आएगी। ठीक है, आप लोग यहाँ से समझौता की डेफिनेशन विद एग्जांपल नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं आयनन समझौता। तो आयनन समझौता किसको कहते हैं? ऐसी समझौता, ठीक है, ऐसी समझौता जिसमें उपसंयोजी यौगिक, ठीक है, जल में वियोजित होकर भिन्न भिन्न आयन दे। यहां लिख देते हैं, यानी आयनों में भिन्नता, आयनों में भिन्नता के कारण, आयनों में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता आयनन समावयवता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, फिर तो सुनिए, ऐसी समावयवता जो किसी उपसंयोजी यौगिकों के आयनों में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, उस समावयवता को आयनन समावयवता कहते हैं। ठीक है, आयनन समावयवता नाम से क्लियर है, आयनों में भिन्नता। ठीक है बच्चों, आयनों में भिन्नता। आप देखिए उदाहरण हम आपको दिखाते हैं, ये उदाहरण आप देखिए, यहां लिख देते हैं CONH3 का होल 5 BrSO4, SO4 इसका नाम है पेंटाएमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फेट। ठीक है, जब हमने इसका आयनन किया, आयनन किया, ठीक है, तो देखिए क्या बनाता है, ये है CONH3 का होल 5 Br। अब देखिए सल्फेट है, तो हम लोग जानते हैं कि सल्फेट के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज होते हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर कितने आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज और प्लस SO4 माइनस माइनस 2 माइनस। अब देखिए यहाँ पे SO4 बाहर है, उसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज होते हैं, सल्फेट आयन है, ये अम्लीय मूलक होता है। ठीक है, सल्फेट आयन है, लेकिन उसके पहले अगर उस पे 2 माइनस तो इस पे कितना 2 प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसी को पलट दे, ब्रोमीन को बाहर कर दे, सल्फेट को अंदर कर दे, ऐसे कर दे, CONH3 का होल 5 SO4 Br, आयनन कराएंगे हम इसका, जल में वियोजित कर देंगे तो आयन बदल गया। चूंकि Br बाहर है तो इसके ऊपर Br पे 1 माइनस होता है, ब्रोमीन पे 1 माइनस होते हैं, तो इस पे क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा CONH3 का होल 5 SO4, ये हो जाएंगे 1 प्लस और प्लस Br माइनस। तो आप देखिए यहाँ आयनों में भिन्नता दिख रही है, ऊपर वाले में 2 प्लस है, ठीक है, यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 2 माइनस है, यहाँ 1 माइनस है, ऊपर वाले में 2 प्लस है, नीचे वाले में 1 ही प्लस है। सूत्र दोनों के सेम है, अणु सूत्र आप देखेंगे दोनों का सेम है, लेकिन जल में वियोजित करने पर आयनों में भिन्नता दिखी। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी उपसंयोजी यौगिकों के आयनन समावयवता को बता सकते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में केवल एक देगा, मान लीजिए ये देता है, तो आप इसके आयनों को तोड़ेंगे, इसके लिए आपको प्लस माइनस, मतलब अगर आपने बाहर का पकड़ लिया कि बाहर वाला माइनस है, उसके ऊपर कितना माइनस है और इसके ऊपर आप समझ में आ जाएगा कितना प्लस है इसके ऊपर। जैसे अब इतने बड़े ये ब्रैकेट वाले, इनको पता नहीं कि इस पे क्या प्लस है, तो हम बाहर का देखेंगे तो हमको सल्फेट तो पता ही है कि सल्फेट के ऊपर 2 माइनस होता है, तो उसका मतलब उसके ऊपर 2 प्लस है। ऐसे ये इतने बड़े पता नहीं है, लेकिन ब्रोमीन जानते हैं ना कि ब्रोमीन के ऊपर एक ब्रोमाइड आयन Br माइनस 1 होता है, तो इसके ऊपर 1 प्लस होगा। तो यहाँ देखिए आयनों में भिन्नता दिख रही है। हमने किया क्या है, हमको 1 मिला था, हमने ब्रोमीन को बाहर कर दिया, सल्फेट को अंदर कर दिया। जब अंदर बाहर कर देंगे, विनिमय कर देंगे, तो उस कंडीशन में आयनों में भिन्नता अपने आप दिख जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आयनन समावयवता ऐसी समावयवता, ठीक है, ऐसी समझौता जो किसी उपसंयोजी यौगिकों के आयनों में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, उस समावयवता को आयनन समावयवता कहते हैं। जैसे ये है, इसका नाम है पेंटाएमीन, नाम नोट करते चलिए, पेंटाएमीन ब्रोमाइडो
कोबाल्ट सल्फेट और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, शायद 3 आएगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। कहेंगे तो इसको भी एक वीडियो बना देंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, कमेंट में बताइएगा। इसको क्या कर देंगे, नीचे वाले का तो क्या हो जाएगा, पेंटा एमिल सल्फेटो, अंदर है तो सल्फेटो, बाहर है तो सल्फेट, अंदर है तो ब्रोमाइडो, बाहर है तो ब्रोमाइड, तो पेंटा एमिल सल्फेटो कोबाल्ट ब्रोमाइड, ठीक है। आयन चेंज कर दिया, मैं उसको अंदर किया, उसको बाहर कर दिया, बन के हमारा तैयार क्या हो गया, आयनों में भिन्नता, और जहां आयनों में भिन्नता वहां आयनन समझता। बच्चों इसको आप लोग उदाहरण के साथ नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, इसको इरेज करते जाएंगे, बाकी स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर से डिफिनेशन लीजिए, आयनन समावयवता ऐसे यौगिक, ठीक है, ऐसे उपसर्ग संयोजी यौगिक जिसमें उपस्थित आयनों में भिन्नता के कारण समावयवता अगर कोई भी उत्पन्न हो जाएगी तो उसको आयनन समावयवता कहेंगे, और इन यौगिक को नाम दिया जाएगा आयनन समावयवी, आयनन समावयवी यौगिक। यहां देखिए लिखा हुआ है समावयवी यौगिक, तो समावयवता से समावयवी, तो आयनन समावयवता से आयनन समावयवी, तो ये यौगिक दोनों क्या कहलाएंगे, आयनन समावयवी यौगिक, और इनका यह गुण क्या कहलाएगा, आयनन समावयवता, ये कहलाएगा। इसको नोट करिए आप लोग, उसके बाद फिर दूसरा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बताया जाता है, ठीक है, नोट करिए। बच्चों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, आयनों में भिन्नता। अब देखिए दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट का मतलब होता है जल, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जल यानी पानी, वाटर। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, ऐसे उपसह संयोजी यौगिक जिनमें, ठीक है, संकुल के अंदर या बाहर जल के अणुओं में भिन्नता, जल के अणुओं में भिन्नता के कारण कोई समावयवता उत्पन्न होगी तो उसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहा जाएगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, ऐसी समावयवता जो किसी उपसह संयोजी यौगिकों के अंदर उपस्थित जल के अणुओं में भिन्नता के कारण उत्पन्न हो, उसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, उदाहरण है यहां देखिए, लिखते हैं CrH2O का होल 6 Cl3, और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, अगर किसी यौगिक में आपको जल का अणु दिखा तो आप वहां आंख बंद करके लिख दीजिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जल का अणु दिख गया तो, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, हेक्सा, चूंकि 6 है तो हो जाएगा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 3 इसी का आधा कर देंगे, आ जाता है क्लोराइड, क्लोराइड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये इसका नाम है, ठीक है बच्चों। अब हम कर क्या सकते हैं, जैसे ये 6 अणु है तो इसमें से एक अणु को हम बाहर कर सकते हैं, उसके बदले क्लोरीन को अंदर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, CrH2O का होल 5, 6 है तो 5 कर दिए, और Cl को अंदर कर दिए, तो यहाँ Cl3 है तो क्या हो जाएगा, Cl2 into H2O हो जाएगा। तो अब देखेंगे आप जल की अणुओं में भिन्नता जो यहाँ बोल रहा है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में केवल यही मिलेगा, ये आपको ये दिमाग में लाना पड़ेगा कि हाँ इसको हम इसके जगह पे अंदर करके जल को बाहर कर सकते हैं। जैसे इसके पहले वाले में आयनों में बताया गया था कि आयनों को हम अदल बदल सकते हैं, आपको ये दिमाग में करना पड़ेगा क्योंकि ये सब कठिन टॉपिक है। तो क्या हुआ, एक ग्रुप ये तैयार, 3 क्लोरीन, फिर एक और कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा CrH2O का होल 4, Cl 2 है, 2 कर देंगे Cl2, यहां कर देंगे Cl into H2O,
एक Cl और कर देंगे, एक H2O और बार कर देंगे, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके कितने समावयवी रूप तैयार हो रहे हैं? 3, 1 2 3, क्योंकि 3 कुल ना, तीनों को अंदर करके 3 H2O बाहर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके 3 समावयवी रूप तैयार हो रहा है। और हमने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया था, हमने कहा था ये भी क्वेश्चन आते हैं कि भैया इसके कितने समावयवी रूप तैयार होंगे। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इसके कितने समावयवी रूप तैयार होंगे। ठीक है, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी है कि उसमें जल का अणु आना जरूरी है। अगर कोई यौगिक आपको ऐसा दिखता है जहां पे जल के अणु होंगे, तो वहां पे आप हाइड्रेट आइसोमेरिज्म लिख सकते हैं कि वहां पे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा। फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए। ऐसी समावयवता जो किसी उपसर संयोजी यौगिकों के अंदर उपस्थित जल के अणुओं में भिन्नता के कारण उत्पन्न हो, उस यौगिक को नाम दिया जाता है हाइड्रेट समावयवी यौगिक। हाइड्रेट समावयवी यौगिक, और इनका यह गुण क्या कहलाएगा? हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता, ठीक है। उदाहरण के तौर पे ये हेक्सा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और देखिए बच्चों, पहचान का तरीका आपको बताया जा रहा है कैसे कैसे आपको पहचानना है, आप इसको जानते रहिए। ठीक है, जल के अणु आएंगे, H2O कहीं दिखता है तो हाइड्रेट, आगे पीछे आयनों को ट्रांसफर किया जा सकता है, आयनन समावयवता। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद साल्ट और लिंकेज आइसोमेरिज्म को बताया जाए, इसको नोट करिए आप लोग फट से। तो ये बच्चों आप लोग नोट कर चुके होंगे। फिर उसके बाद तीसरा आता है साल्ट या लिंकेज, लवण या बंधी समावयवता, लिंकेज समावयवता। तो इसके लिए यौगिक में उभयदंती लिगैंड का आना जरूरी है। अब उभयदंती लिगैंड क्या होते हैं? ऐसे होता है Cn सिंगल बॉन्ड Cn, सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड HCN, ये हो सकते हैं। अगर Cn आता है तो इसको पलट करके NC कर सकते हैं, आइसोसाइनाइड। NO2 आते हैं तो इसको पलट करके ONO कर सकते हैं, ONO कर सकते हैं। ये आएगा तो इसको पलट करके NCS या CNS कर सकते हैं। तो अगर कोई यौगिक आपको ऐसा मिलता है जिसमें आपको ये दिख जाए, Cn दिख जाए, NO2 दिख जाए, HCN दिख जाए, तो वहां आप आंख बंद करके लिख देंगे साल्ट या लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, उदाहरण, तो उदाहरण के तौर पे एक यौगिक मेरे दिमाग में आ रहा है। ठीक है, CO, देखिए यहां लिखते हैं CO NO2 NH3 का होल 5 और उसके बाद Cl3। ये एक कंपाउंड है। इसमें आप देखेंगे तो आपको देखने पे समझ में आएगा कि यहाँ पे NO2 आया हुआ है। तो NO2 आने का मतलब क्या होता है? उभयदंती लिगेंड आ गया। और जब उभयदंती लिगेंड आ जाएगा तो क्या शो करेगा? साल्ट या लिंकेज आइसोमेरिज्म। Cl3 नहीं, Cl2 बेटा, Cl2। ठीक है, ठीक है, तो साल्ट या लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो अब इसका एंटीडोट तैयार करना होगा, तो कैसे तैयार करेंगे? COONO, ये बताएगा कि यहाँ पे कोबाल्ट नाइट्रोजन के साथ, यहाँ कोबाल्ट ऑक्सीजन के साथ, ये बता रहा है। बाकी NH3 का होल 5 Cl2। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह NO2 है। देखिए हमने कहा अगर NO2 आएगा तो उसका ONO कर सकते हैं। देखिए हमने कर दिया यहाँ पे ONO। अगर यहाँ पे Cn आता तो NC कर सकते थे, NC आता तो Cn कर सकते थे, ONO आता तो NO2 कर सकते थे। तो ऐसे जितने भी उपसर संयोजी यौगिक है जिनमें ये उभयदंती लिगेंड आएंगे, ठीक है, तो वहां पे साल्ट या लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, लवण या बंधी समावयवता। अब इसके डिफिनेशन अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो
देखिए डिफिनेशन हम लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह है। ऐसी समयोता जो उपसंयोजी यौगिकों के अंदर उपस्थित उभयदंती लिगैंड, ठीक है, के भिन्न भिन्न परमाणुओं से जुड़ने के कारण उत्पन्न हो। ऐसी समयोता जो किसी उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित उभयदंती लिगैंड के भिन्न भिन्न परमाणुओं से जुड़ने के कारण उत्पन्न होते। देखिए नाइट्रोजन कोबाल्ट से ऑक्सीजन कोबाल्ट से परमाणु भिन्न भिन्न हो गए, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, अगर ये कोई मिलेगा, Cn मिलेगा, Nc मिलेगा, NO2 मिलेगा, ये मिलेगा, ये कोई मिलता है उपसंयोजी यौगिक में, तो वहां पे साल्ट या लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। जल मिलेगा तो हाइड्रेट होगा, आयनों की अदला बदली होगी तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत सिंपल भाषा में आपको बच्चों तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है। एक बार इसको आप ध्यान से सुनिए क्या बताया जा रहा है। पकड़ने का सबसे आसान तरीका है, वरना तो लिखा तो बहुत कुछ है किताबों के अंदर। सिंपल एकदम बात बताई जा रही है आपको। देखिए इसको नोट करिए फट से। इसको बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आता है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, बहुलकीकरण समावयवता हिंदी में कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है? ऐसे उपसंयोजी यौगिक जिनका स्टोइकियोमेट्रिक संगठन समान हो परंतु अणु सूत्र भिन्न भिन्न हो। यहां देखिए बताया गया समयोता में अणु सूत्र समान, लेकिन यहां बताया गया अणु सूत्र भिन्न भिन्न, ठीक है। जैसे देखिए एक यौगिक है Pt NH3 का होल ट्वाइस और Cl2। तो यहां प्लेटिनम को देखेंगे 2 और 2 4 जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर इसका एंटीडोट तैयार करना पड़ेगा तो Pt, ठीक है, NH3 का होल 4 और Pt Cl का 4। भाई 2 और 2 मिला करके इस सेंट्रल मेटल एटम से 4 जुड़े हुए हैं लिगेंड, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल से चारों लिगेंड एमाइन जुड़ दिया गया है। इसको अमोनिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एमीन बोला जाएगा। और यहाँ सेंट्रल मेटल प्लेटिनम से क्लोरीन जोड़ा गया है 4, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म को पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि केवल आपको आयोनाइजेशन स्फीयर में केवल एक बड़ा ब्रैकेट मिलेगा, बाहर का नहीं मिलेगा। अगर आपके सामने ऐसा कोई यौगिक आए जहां पे काउंटर आयन ना दिया हो, केवल और केवल आयोनाइजेशन स्फीयर दिया हो, ठीक है, केवल ये बड़ा ब्रैकेट दिया हो, बाहर का ना दिया हो, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अणु सूत्र तो डिफरेंट हो गए। यहाँ देखिए एमीन 2 है, यहाँ एमीन 4 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 4 है, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक संगठन के अनुपात क्या इनका आ रहा है? 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का आ रहा है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक संगठन इनका समान है, ठीक है। 1 संबंधे 2 संबंधे 2 का अनुपात आ रहा है, 2 2, ठीक है, 2 2 का आ रहा है। इनको पकड़ेंगे 2 और ये 2 दूनी 4, भाई 2 प्लेटिनम पकड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो इसी को 1 मान लिया गया, जो दूनी 4 है उसको 2 2 कर लिया गया है, ठीक है। और इसको पकड़ेंगे तो प्लेटिनम कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, और ये कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो स्टोइकियोमेट्रिक संगठन क्या है? इनके समान है। समान का मतलब इसके साथ 4 ही जुड़े हैं, 2 2 4, 2 2 4, ये समान है, संगठन समान है, लेकिन अणु सूत्र क्या हो गया है? डिफरेंट हो गया है। और पहचान करने का तरीका आपको बताया जाए, जहां पे केवल एक बड़ा ब्रैकेट मिलेगा, काउंटर आयन नहीं मिलेंगे, वहां पे क्या? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है बच्चों। इसको भी आप नोट करिए, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब इसके डेफिनेशन सुन लीजिए, ऐसे उत्सर्जक यौगिक जिनके स्टोइकियोमेट्रिक संगठन समान हो परंतु अणु सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, उनको हिंदी में कहते हैं बहुलकी
बहुलकीकरण समावयवी यौगिक, और यह गुण क्या कहलाएगा? बहुलकीकरण समावयवता। ठीक है, बहुलकीकरण समावयवता, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, नोट करिए इसको फट से आप लोग जल्दी से। बच्चों उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उप सहसंयोजी समावयवता। इसके लिए पहचान का तरीका ये है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दो बड़ा ब्रैकेट आना चाहिए, और जो ऊपर बताया गया पॉलीमराइजेशन में इसमें एक बड़ा ब्रैकेट आना चाहिए, यहाँ उभयदंती लिगेंड आने चाहिए, यहाँ जल के अणु आने चाहिए, यहाँ आयनों में भिन्नता दिखनी चाहिए। एक यौगिक है CrNH3 का होल 6, एक बड़ा ब्रैकेट ये हो गया, और दूसरा क्या है CrSCN का होल 6। तो यहाँ देखेंगे आप दो बड़ा ब्रैकेट आया है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लेकिन क्योंकि यहाँ पे SCN आया है यानी उभयदंती लिगेंड है, इसको हम पलट भी सकते हैं, NCS भी कर सकते हैं, CNS भी कर सकते हैं, पलट सकते हैं। तो पलटने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिंकेज या साल्ट आइसोमेरिज्म। तो मतलब ये एक ऐसा यौगिक है जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी प्रदर्शित करेगा और साल्ट आइसोमेरिज्म भी प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ऐसी समावयवता जो किसी उपसहसंयोजी यौगिक में, देखिए यहां लिख देते हैं उपसहसंयोजी यौगिक में, ठीक है, आयोनाइजेशन स्फीयर में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, उस समावयवता को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उपसहसंयोजी समावयवता। पहचान के लिए क्या है? इसमें दो बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी यौगिक में दो बड़े ब्रैकेट आ जाएंगे तो उपसहसंयोजी समावयवता है, केवल एक ही आएगा, पुराना केवल एक काउंटर आयन है, एक बड़ा ब्रैकेट हो तो ये पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, और जिसमें ये सब आ जाए, CN आ जाए, NCS आ जाए, CN आ जाए, NO2 आ जाए, तो ये हो जाएगा, जल के अणु दिख जाएंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, बहुत से यौगिक ऐसे होते हैं जो एक साथ कई कई आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। जैसे यही देखिए, दो बड़ा ब्रैकेट आया तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, लेकिन यहाँ पे देखिए उभयदंती लिगेंड आ गया तो ये लिंकेज में भी चला जाएगा। और ये जो लास्ट वाला है बच्चों, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसके विषय में बहुत ज्यादा भी कुछ बताया नहीं गया है। अधिकतर किताबों में यही 5, आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, ठीक है, लवण या लिंकेज समावयवता या बंधी समावयवता, बहुलकीकरण समावयवता, उपसहसंयोजी समावयवता, ये जो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कुछ किताबों में दिया है, कुछ किताबों में डिटेल नहीं दिया हुआ है, और ये भी अभी आउट ऑफ सिलेबस ही चल रहा है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो आपको ये 5 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, पता चल गया होगा। अब यहाँ देखिएगा संरचना में भिन्नता, हम इनको पलट देंगे तो संरचना में भिन्नता दिख जाएगी। ठीक है, हम इसको पलटी पलटा कर सकते हैं, ये CN को इधर कर सकते हैं, NH3 को इधर कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर बदल गया। यहाँ पे क्रोमियम जो है 6 एमीन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ क्रोमियम 6 लिगेंड उभयदंती लिगेंडों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर एमीन को इधर कर दे, CN को इधर कर दे, तो यहाँ पे एक एमीन आ जाएगा, यहाँ पे एक SCN आ जाएगा, 2 2 कर सकते हैं, 3 3 कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे स्ट्रक्चर बदलेगा, कौन किसके साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से संरचना में भी भिन्नता दिखने लगेगी, क्या हो जाएगा? संरचनात्मक समावयवता। अब इसके बाद बचता है त्रिविम समावयवता। नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले 2-4 वीडियो के बाद त्रिविम समावयवता बताया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके पास आना है। ठीक है, जिन बच्चों को हमारा वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बच्चों ऐसे ही लैंग्वेज तोड़ तोड़ करके आपको हर एक वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि किताबें तो बहुत ढेर सारी उसमें लिखी हुई है, लेकिन उस मैटर को आसान करना बड़ी बात है, और वही आसान किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।